प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे आज हम। प्रोटीन्स कल वाले जो मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर्स है ना, सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको करा दिए थे। ग्लूकोज का भी करा दिया था, उसके बाद हमने फ्रक्टोज का भी किया था, उसके बाद सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर किया था हमने। ठीक है, काफी सारी हमने डाइसेक्राइड्स के बारे में बात की थी, लैक्टोज के बारे में बात किया था, माल्टोज के बारे में बात किया था, और तीसरा जो था वो हमारा सुक्रोज था, राइट। उसके बाद हमने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में भी बात किया था। पॉलीसेक्राइड्स में हमने माइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में बात की थी, राइट। उसके बाद आया था हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में हमारे पास बीटा लिंकेजेस थी। ग्लाइकोजन्स के बारे में हमने बात किया था, और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें करते क्या है, हमें जो एनर्जी मिलती है, जो भी हम खाना खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम पूरा दिन है ना अपना अच्छे से काम करते रहें। कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो पीछे 4 बैठे हुए सबसे कर लेगा हमको, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोटीन जो है भैया मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो हमारे रोज हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है जी, वो हमें ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट। Proteins are the most abundant biomolecules of the living system. Chief sources of protein are milk, right? Milk से मिल रहा है हमें, pulses से, peanut से, fish से, meat से, etc. They occur in every part of the body and form a fundamental basis of structure and functions of life, right? Protein हर चीज में हमें जरूरत है. The word protein is derived from the Greek word proteus, which means primary or the prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids. ठीक है जी. अब प्रोटीन जो है भैया वो हमें मतलब जो हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ है उसके लिए जरूरी है, राइट. ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जरूरी. क्लियर हो गया. और ये किससे बने हुए हैं, अल्फा अमाइनो एसिड से. मतलब इसमें अमाइनो ग्रुप भी है और इसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी है. अमाइनो जो है वो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा और COOH जो ग्रुप लगा है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा. तो दो चीजें हमारी वहां पे लगी हुई, राइट. क्लियर हुआ यहाँ पे. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस इज द COOH, इसके साथ ये कार्बन लगा है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और इसके साथ में हमारे पास क्या लगा है, NH2 ग्रुप लगा है. इसके बाद आगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, H भी हो सकता है, CH3 या आगे कुछ भी चलता रहेगा. तो इन्हें हम बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स. क्लियर है जी, राइट. ये बेसिक कैरेक्टर और ये एसिडिक कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर ये शो करेगा. या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, H हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी, मतलब अलग अलग रहेंगे. अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड्स क्या होएगा, हमारा ग्रुप ऑफ कुछ हमारे अल्फा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं और वो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बना के देते हैं. ठीक है जी, क्लियर है. आप लोग एग्स खाते हो, एग्स के अंदर प्रोटीन्स मिलते हैं, मिल्क में प्रोटीन मिलता है ना. बोला जाता है ना, आप टीवी में भी आजकल बताने लगे हैं कि भैया इस चीज में इतना प्रोटीन है. काफी सारे लोग होते हैं आजकल, वो पहले तो हम ऐसे ही उठा लेते थे. आजकल क्या करते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज लिखा गया लेबल पे, है ना, ताकि हम अपना प्रोटीन कंटेंट जो है वो पूरा कर सकें. ओके, अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं. अमाइनो एसिड्स कंटेन अमाइनो and carboxyl functional groups depending upon the relative position of amino group with respect to carboxyl group. The amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta and so on. Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins. They may contain other functional groups also. ठीक है, हो सकता है कि वहां पे और फंक्शनल ग्रुप्स भी हो, बट ये दो चीजें तो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो ये एसिडिक ग्रुप रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप रहेगा, राइट. All alpha amino acids have tribal name which usually reflect the property of the compound or its sources. ठीक है, जहां से हमने उसे डिराइव किया है ना. आपने देखा होगा सबके आस पड़ोस में, सबके खानदान में एक बंदे का नाम होगा काला, है ना. अब वो क्यों उसका नाम काला रखा होगा, कलर वाइज, है ना, राइट. तो वही हुआ कहाँ से वो ऑब्टेन्ड हुआ है. ठीक है, तो इसी वजह से उसका नाम रख दिया. वो वैसी रिजेम्बलेंस दे रहा था तो वैसे उसके नाम रख दिए. यहाँ से हमने डिराइव किया तो उस तरीके से हमने उसके नाम को रख दिया.
right? Glycine is so named since it is sweet taste. In Greek, glycos means sweet, and tyrosine was first obtained from the cheese. In Greek, tyros means cheese. Amino acids are generally represented by three-letter symbol. Sometimes one letter represent. One letter symbol is also used. Structure of some commonly occurring amino acids along with their three-letter and one-letter symbols are given below. यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे नाम दिए गए हैं, ठीक है जी. अब देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, ग्लाइसिन, एलानाइन, वेलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ पे दिए गए हैं. और वहां पे आप देखोगे वहां पे बीच में एक स्टार लगाया गया है, राइट. अब ये स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और दूसरे वाले जो जहां पे स्टार नहीं लगा है, दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. इनका मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है, दे आर नॉन एसेंशियल. और जो हमें डाइट से लेने हैं वो है हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. क्लियर है जी? और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, ठीक है जी. डिनेचरेशन भी हम आगे करेंगे. तो दो टाइप से हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया. अगला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्ट्रक्चर्स याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको. 3-4 जो हमारे एसेंशियल है और 3-4 नॉन एसेंशियल, ये नाम याद कर, ठीक है. एटलीस्ट ये तो कर ही लीजिएगा, एटलीस्ट बेयर मिनिमम, ताकि आपको पूछा जाए कि व्हाट आर एसेंशियल एंड व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो आप वहां पे लिख सको, ठीक है जी. एसेंशियल वो है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो हमें बाहर से डाइट से लेने पड़ेंगे. और नॉन एसेंशियल वो हो गए जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर दे. क्लियर है जी? उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड. दो टाइप से हमने क्लासिफाई किया. वन इज द एसेंशियल और दूसरा क्या हो गया? नॉन एसेंशियल. ठीक है जी. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वो मैंने आपको बता ही दिए हैं. अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस. Amino acids are usually colorless crystalline solid. These are water soluble, high melting acid solids and behave like salts rather than simple amines or carboxylic acids. ठीक है जी. देखो यहाँ पे क्या है, दो चीजें प्रेजेंट है. एक तो अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, एसिडिक, मतलब बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है और एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है. सपोज करो यहाँ पे मैंने आर ये ले लिया, ठीक है जी. अब यहां से ये बेसिक है, दिस इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर. ये हमारा एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है. एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? H पॉजिटिव लूज करने की. और बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक H+ रिसीव कर सकता है. तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCH NH2. NH2 ने इसने क्या किया, एक एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे NH3+ हो गया और यहाँ पे आ गया COO-. जो H+ था वो मूव कर रहा है और इसको हम क्या बोल देते हैं? ज्विटर आयन. इसको हम बोल देते हैं भैया ज्विटर आयन. ये H कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो ये दिस फॉर्म्स ज्विटर आयन. क्लियर है? बना लीजिए, इसे काम आएगा. इसकी टेंडेंसी है H+ एक्सेप्ट करने की और इसकी है H+ लूज करने की. तो वो मूव करता रहेगा, तो इसलिए इसका नाम लिख दिया हमने ज्विटर आयन. आगे बुक में लिखा गया इन ज्विटर आयन, in Zwitter ionic form, amino acids show amphoteric behavior as they both have acids as acid and bases. ठीक है, ये नोटबुक में लिखना है, आप लिख सकते हैं. जिनके पास बुक नहीं है, बुक है तो मार्क कर लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. In Zwitter ionic form, in Zwitter ionic form, amino acids show amphoteric behavior
in Zitter ionic form, amino acids show amphoteric behavior as they react both with acids and bases. As they react both with acids and bases. तो एम्फोटेरिक कैरेक्टर वही होता है जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करेगा. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ऐसा. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ठीक है. एक्सेप्ट ग्लाइसिन, all other naturally occurring alpha amino acids, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. ठीक है जी, क्लियर है. नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या हुआ, देखो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या था, जो हमारे डाइसेक्राइड्स थे या पॉलीसेक्राइड्स थे, तो उनके अंदर कौन सी लिंकेजेस थे, हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही थी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा था. राइट, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, जिसकी वजह से हमने अल्फा लिंक्स बनाए थे. जब अल्फा ग्लूकोज था तो वहां पे अल्फा लिंक्स बन रहे थे, अगर बीटा डी ग्लूकोज यूज कर रहे थे तो बीटा लिंक्स बन रहे थे हमारे, जहां पे हमने साइड चेन्स बनाए थे. अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में हमने वो चीज पढ़ी थी. क्लियर है. अब यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे ही प्रोटीन्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, लिंकेजेस होती हैं. तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से. एक पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होंगे और वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करें. क्लियर हो गया. अब जो भी हमारे जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम कंबाइन किससे करेंगे, थ्रू पेप्टाइड लिंकेज. ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, उससे हम वहां पे उन्हें बना ले रहे हैं. बायो वालों को आता होगा. ठीक है जी, क्लियर है. बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अपने को बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा. बायो वालों को टफ क्वेश्चन आते हैं, नॉन मेडिकल वालों को टफ क्वेश्चन वहां से नहीं मिलेगा. मतलब बहुत डीप में नहीं जाएगा कि बताओ ये पेप्टाइड लिंकेज. हाँ, पेप्टाइड लिंकेज अभी मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा वो आपको, बट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसी से कोई मतलब. चलिए लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में. देखो बुक में देखते रहिएगा. You have already read that proteins are polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. जैसा अभी मैंने बताया, अभी मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा किस टाइप की पेप्टाइड लिंकेज होती है. Chemically, peptide linkage is an amide formed between COOH group and NH2 group. The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceed through the combination of the amino group of one molecule with the carboxyl group of the other. This result in peptide bond CONH. The product of the reaction is called dipeptide because it is made up of two amino acids. For example, when carboxylic acid of glycine combined with the amino group of alanine, we get a dipeptide glycylamine. glycylalanine. तो इसे देख लेते हैं भैया कैसे बनेगा. पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है. अब देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे OH जाएगा और जो हमारा NH2 है उससे H जाएगा और वहां पे क्या होएगा, वाटर का रिमूवल होने में. अभी जो हमने यहाँ पे एग्जांपल किया, क्या क्या लिया हमने, ग्लाइसिन लिया और दूसरा क्या लिया हमने, एलानाइन लिया. ग्लाइसिन क्या था हमारा, NH2 CH2 COOH. अब यहां से मेरा OH जाएगा तो दूसरे वाले का यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है, अमाइनो ग्रुप लगाना है.
तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ H2N CH CH3COOH। यहाँ से मेरा एक H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो ये क्या बना के देगा हमें NH2CH2CO NHCH CH3COOH। ग्लाइसिन ग्लाइसिल एलानाइन, यहाँ पे हमने वाटर रिमूव कर दिया भैया। ठीक है जी, क्लियर है। और इसको यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उसे हमने क्या बोल दिया, पेप्टाइड लिंकेज। दो जुड़े थे तो डाइपेप्टाइड, तीन जुड़े तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, चार जुड़े तो क्लियर है जी। बना लो भैया ये। ठीक है जी, इसे हम क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, दो अमाइनो एसिड्स थे, वो दोनों हमारे कंबाइन हुए और इसको हमने बोल दिया डाइपेप्टाइड लिंकेज। दो जुड़े थे तो डाई हो गया। क्लियर है, चलिए आगे ये है, ले आ भाई पानी, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी पी लो भाई। चलो जी, अब देखो वहां पे दो थे तो डाइपेप्टाइड लिंकेज हो गया, अगर तीन जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। अब उसका नाम लिख लेते, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, if a third amino acid combines with two of dipeptide, the product is called tripeptide. A tripeptide contains three amino acids linked by two peptide linkages. Similarly, when the four नहीं होगा, टोटल नहीं है ना, उल्टा तो नहीं। ओके, तीन जुड़े, तीन हमारे पास तीन तीन अमाइनो एसिड्स अगर हमारे जुड़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। चार जुड़े तो टेट्रा पेप्टाइड, और ऐसे ही लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी, उसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। A tripeptide contains three amino acids linked to two peptide linkages. Similarly, when the four, five, or six amino acids are linked, the respective products are known as tetrapeptide, pentapeptide, and hexapeptide. When a number of such amino acids is more than 10, or then the product is called polypeptides. A polypeptide with more than 100 amino acids U having molecular mass higher than 10,000 U is called a protein. ठीक है जी, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारे लॉन्ग रेंज तक रिपीट हो रहे हैं, और वहां पे वही बोला कि पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न रहेगा, पर्टिकुलर टाइप के अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और वो क्या बना के देंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बना के देंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अब पॉलीपेप्टाइड, ये मैंने पढ़ लिया। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ प्रोटीन is not very sharp. Polypeptides with a fewer amino acids are linked to likely to be called a protein if they ordinarily have a well-defined conformation of a protein such as insulin, which contains 51 amino acids. ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड हमने यहाँ पे दिया, जो भी हमारे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज से या पॉलीपेप्टाइड्स थे, और एक पर्टिकुलर प्रोटीन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका डिस्टिंक्शन भी थोड़ा सा अच्छे से हम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे लिखा गया है, हमें करने की जरूरत भी नहीं, वो पूछने वाला भी नहीं है कि क्या होता है फर्क। ठीक है, बस सिंपल सा पता होना चाहिए क्या चीज, पॉलीपेप्टाइड है क्या चीज, या पेप्टाइड लिंकेज होती क्या।
कैसे हो रही है पेप्टाइड लिंकेज। तो आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि ग्लाइसिल एलानाइन बना कैसे, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। और इंसुलिन के अंदर कितने हैं हमारे पास, 51 अमाइनो एसिड से हमारा ये बन जाएगा, लिख लीजिएगा। इंसुलिन इंसुलिन कंटेन 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन कंटेन्स 51 अमाइनो एसिड्स। क्लियर है। और उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इनको हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे होते हैं हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है साहब, क्लियर है। यहां से क्वेश्चन आएगा, बहुत डिटेल में नहीं आएगा, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अब फाइब्रस प्रोटीन की बात करते हैं। When the polypeptide chain runs parallel and they are held together by hydrogen or disulfide bond, then thread or fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin present in hair, wool, silk, and myosin present in the muscles, etc. समझ आ गई, क्लियर है। अब यहाँ पे हम बलविंदर के बाल बड़े लंबे लंबे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, पैरेलली जा रहे हैं, तभी वो अच्छे अच्छे डिजाइन है ना, हेयर स्टाइल बना के आती है, राइट, क्लियर है। तो वो क्यों हो गया, बिकॉज दे आर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और सारे के सारे मतलब पैरेलली चल रहे हैं। तो वहां पे क्या होते हैं, और ये यार दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाले प्रोटीन्स में डाइहाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, राइट, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स। भाई उसका आप ही देख रहे हो ना, तो बस नहीं रहा, पीछे वाले तो बस है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। भैया ग्लोबुलर प्रोटीन, यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन में लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी चीज लिखी गई है थोड़ा बहुत मार्क कर लीजिएगा क्या होते हैं, ठीक है। दे आर एंड पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय। अब यहाँ पे कौन कौन सी लिंकेजेस होती हैं ये मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। मार्कर ही आएगा, पता नहीं चलेगा, मुंह पे लगेगा इस बार, निशानाबाजी में नहीं लगेगा, ठीक है। आप मेरे को मत कहना चश्मा टूट गया मेरा, बाकी जिनके चश्मे नहीं है तो आप है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या बोलता है कि दिस स्ट्रक्चर results when the chain of polypeptide coil around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. Insulin and albumin are the common examples of globular proteins. तो यहाँ पे इसके examples लिख लीजिएगा, ठीक है जी। चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। इसके अंदर आप यू कैन से कि हेलिक्स लाइक शेप रहेगी, या आप कह सकते हो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके, कॉइल लाइक, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इंसुलिन इसका एग्जांपल हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया। उसके बाद हमने इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी प्रोटीन्स में, ठीक है जी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो इसको अगर हम सिंपल सी कहानी की बात करें, बड़े सिंपल से समझाते हैं। प्राइमरी प्रोटीन कौन से होंगे हमारे, कि जिसके अंदर हमारे पास सिंपल एक स्प्रिंग हमने लिया, ठीक है, एक स्प्रिंग लिया, वो क्या हुआ, प्राइमरी प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब मेरे पास दो स्प्रिंग थे, एक और दो, हमने उन दोनों को जोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, अभी सपोज करो छोटा स्प्रिंग था, एक बड़ा स्प्रिंग था, तो वो क्या हो गया, मेरा सेकेंडरी प्रोटीन हो गया, ठीक है जी। तीसरे में हमने किया, तीसरा प्रोटीन भी उसमें मिक्स कर दिया, तीसरा एक और स्प्रिंग दिया, तो वो हो गए हमारे टर्शरी प्रोटीन। और चौथे में हमने क्या किया, वहां पे जितने भी स्प्रिंग्स थे उनको इकट्ठा करके कर दिया, एक फंसा दिया, तो वो क्या हो गए हमारे क्वाटरनरी। समझ आया, क्लियर है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन में हमने प्राइमरी के लिए स्ट्रक्चर किया, दे आर स्फेरिकल इन शेप्स, वो रहेंगे हेलिकल लाइक शेप रहेगी, वहां पे आप बुक में देखेंगे तो अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में बोलता है, प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acids
that is said to be primary structure of that protein. Any change in this primary structure, that is sequence of amino acids, create different proteins. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक particular amino acids हमारे मिलके एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने वाले हैं. अगर हमने उस पैटर्न को चेंज कर दिया तो वो दूसरा प्रोटीन दे देगा. ठीक है जी, क्लियर है. अब यहाँ पे होता क्या है, देखो आपने देखा होगा कोई एक ऐसा फूड जिसके अंदर हमें कंप्लीट अमाइनो एसिड्स मिलते हो, एसेंशियल भी नॉन एसेंशियल भी, कोई गेस कर सकता है? कंप्लीट फूड खाना, खिचड़ी. ठीक है जी, खिचड़ी एक ऐसा फूड है, सुपर फूड कह सकते हो आप उसे, कि उसके अंदर हर टाइप के प्रोटीन्स अवेलेबल है. अदरवाइज हमें क्या करता है, डिफरेंट अलग अलग वैरायटी का फूड हमें खाना होता है. ठीक है जी, अलग अलग. तो उसके अंदर क्या है, खिचड़ी के अंदर, खिचड़ी पता है दाल वाली खिचड़ी होता है जब आप बीमार हो जाते हो तब, तो कंप्लीट फूड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न से बनता है तो वो बन गया. उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in two different types of structures. There is alpha helix and beta plated sheet structure. These structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO and NH group of the peptide bond. ठीक है जी, क्लियर हो गया. यहाँ पे हमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया सेकेंडरी प्रोटीन में, और इसके अंदर क्या होगी, यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, सिर्फ हमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में. क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. और उसके बाद अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग into a right hand screw rule with the NH of each amino acid residue hydrogen bonded to CO of an adjacent turn to helix as shown in figure. ठीक है जी, वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है जिसकी वजह से किसके बीच में, CO और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है जी, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया. उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट. बीटा प्लेटेड शीट में हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोटीन था उसे क्या किया, खोल दिया, ऐसे एक पर्टिकुलर शीट की तरह डाल दिया, और वहां पे भी क्या होगा, CO और NH के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. क्लियर है. तो यहाँ पे इसके अंदर लिखा गया है जैसे, इन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर शीट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन laid side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds. The structure resembles the plated fold of Repri and therefore is known as beta plated. हमने उसे स्ट्रेच किया और खींच दिया, जिसके अंदर क्या हुआ, CO और NH के बीच में यहाँ पे भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, उसे हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हाउ कैन यू क्लासिफाई ग्लोबुलर प्रोटीन. तो वहां पे आप प्राइमरी के लिए छोटा सा एक डिस्टिंक्शन बताएं, मतलब प्राइमरी का इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर सेकेंडरी का, सेकेंडरी में आप दो चीजें बता देंगे कि अल्फा हेलिक्स है और बीटा प्लेटेड शीट्स है. इनको हमने क्या किया, जो अमाइनो एसिड्स है उन्हें स्ट्रेच किया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, ये ध्यान रखिए किस टाइप की बॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है. तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी. उसके बाद टर्शरी प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे हैं. Tertiary structure of proteins. The tertiary structure of proteins represent overall folding of the structure of polypeptide chain, that is further folding of secondary structure. It gives rise to two major shapes with fibrous and globular. The main forces which stabilizes the 2-degree and 3-degree structure of proteins are hydrogen bonds and डाइसल्फाइड लिंकेज. पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी, हमने अल्फा स्ट्रक्चर पढ़े थे, अल्फा हेलिक्स वाले में एक ही टाइप के बॉन्ड्स थे. कौन से थे हमारे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब जब हम सेकेंड टर्शरी स्ट्रक्चर पे आए तो वहां पे दो टाइप के बॉन्ड्स हो गए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑलरेडी था, दूसरा कौन सा आ गया,
डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ठीक है जी, डाइसल्फाइड लिंकेजेस आ गई। और क्या हो गया, एंड वेंडरवल फोर्सेस, वेंडरवॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है जी, समझ आ गया। तो कौन कौन से थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, 4 हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई, डाइसल्फाइड लिंकेज भी आ गई, वेंडरवेल फोर्सेस भी आ गए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी आ गए। और लास्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits which with respect to each other is known as quaternary structure. अब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंडरी में एक स्प्रिंग जैसा हो गया, टर्शरी में हमने क्या किया, उन स्प्रिंग्स को जोड़ दिया, और क्वाटरनरी में क्या किया, एक दूसरे को एक दूसरे में मिक्स कर दिया। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें हमने प्राइमरी किया, सेकेंडरी किया, टर्शरी किया और क्वाटरनरी कर दिया। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा, दैट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? आपको याद हो हमने वो पढ़ा था चैप्टर सॉल्यूशंस, जहां पे हमने निकाले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां पे हमने निकाले थे कॉलिगेटिव में बायोमॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास। और वहां पे हमने एक चीज सुनी थी, वहां पे एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम बायोमॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मासेस निकालते हैं या प्रोटीन्स के या बायोमॉलिक्यूल्स के, तो हम क्या यूज कर रहे थे, ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रेफरेंस दे रहे थे, है ना? क्यों दे रहे थे? मोलैरिटी और वेरी गुड रूम टेम्परेचर पे होता, वेरी गुड, उसमें वैल्यूज लार्ज आ रही थी, वेरी गुड, लार्ज वैल्यूज देते हैं, ठीक है ना? हमने वहां पे मोलैरिटी यूज किया था जिसकी वजह से लार्ज वैल्यूज आई थी, और इन्होंने जैसे बोला उसे रूम टेम्परेचर पे कर रहे थे। अभी हम पढ़ेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। जैसे हमने एग्स लिए, एग्स को बॉईल किया, एग जो होता है पहले लिक्विड स्टेट का होता है, उसके बाद जब हमने उसे बॉईल कर दिया तो वो क्या होया, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ। दूध का प्रोटीन कुछ और था, जब हमने उसे दही में कन्वर्ट कर दिया तो उसका प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दिस इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। फाइन। अब वो कैसे हुआ, या तो हमने उसका पीएच चेंज कर दिया, या हमने क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया। हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे भी हमने चेंज किया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे भी टेम्परेचर चेंज किया, तो वहां पे उनकी डीनेचरेशन हो रही थी। इसी वजह से हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से निकाला था। समझ आ गया? चलिए डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। Denaturation of protein में बोलता है, protein found in the biological system with a unique 3-dimensional structure and biological activity is called native protein. When a protein is in native form, it is subjected to physical change like change in the temperature or chemical change like change in the pH. The hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix got uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. इसको हमने क्या बोल दिया भैया, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। द कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन। Another example is curdling of milk, which is caused due to the formation of lactic acid by bacteria present in the milk. Lactobacillus पढ़ा होगा आपको बायो में। क्लियर हो गया जी? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, वहां पे क्या हुआ, जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर थे वो हमारे डिस्टर्ब हो गए, और वो किस में हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गए। प्राइमरी स्ट्रक्चर थे वो हमारे एज इट इज रहेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्लियर हो गया जी? और यहाँ पे तभी उसने एग्जांपल दिया था कोगुलेशन ऑफ एग वाइट एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है साहब, क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया भैया डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, और ये पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? क्वेश्चन दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग, द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ अमाइनो एसिड आर जनरली हायर देन those of the corresponding halo acid. Explain.
सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है येलो एसिड इन अमाइनो एसिड्स का। वाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये बनाए थे CONH2 COOH है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, ये NH2 भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे तो उनके एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स रहते हैं, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली उनकी सॉल्युबिलिटी भी जो है वो वेरी करती है, ठीक है ना। एल्कोहल देखा होगा 30 ml 60 ml 90 ml पटियाला, राइट। तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी, क्लियर है। ओके तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग डू आफ्टर बॉइलिंग द एग? ऑस्मोसिस हो जाता है उसमें, पानी में डुबो के रखा हुआ था, बॉईल हो रहा था, तो पानी कहाँ चला गया? हाँ, बाहर या अंदर आ गया? क्यों बाहर चला गया? है? क्या हुआ? सोच के आना, ठीक है। हाँ, आंसर ऐसे ही है, बड़ा सिंपल सा आंसर है, पर दिमाग लगाना। पानी, इन्होंने बोला पानी बाहर चला गया, क्यों चला गया, रीजन ढूंढ के लाना, ठीक है जी। कल आंसर मैं आपको बता दूंगा, मैंने पहले भी आंसर बताया था सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम एंजाइम्स। चलिए एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। एंजाइम्स क्या होते हैं भैया? हाँ, कुछ ऐसा कल पूरा बता गया, अच्छे से बताना, सही जा रहे हो। सोच के आना, प्योर वाटर में डाल देता, आ जाएगा आंसर, ऐसे ही है, मिल जाएगा, पास हुआ। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं भैया? बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो ये क्या करते हैं, रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। जैसे मनी है भाई, है ना, सुबह खाना खा के आया था, उसके बाद इन्होंने 11 बजे एक ब्रेक लिया, और उसके बाद आप जाते ही फिर से ब्रेक चाहिए, क्यों? भूख लग जाती है। इनके एंजाइम जो है फास्ट है ना। कई लोग होते हैं जिनको जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, किनको जाती है नहीं लगती है, राइट। तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? हमारी बॉडी में एंजाइम्स के ऊपर, है ना, एंजाइम्स। और बहुत ज्यादा एफिशिएंट ये होते हैं जब हमारी बॉडी का, जब हमें बुखार हुआ होता है, हमें खाने खाने का मन नहीं कर रहा होता, भूख नहीं लग रही होती है ना, और किसी को एसिडिटी हो जाए, पीएच, बॉडी का पीएच चेंज हो गया, तब भी क्या करेंगे, ये एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, समझ आया? ओके, तभी खाना खाने का मन नहीं करता, मम्मी बोलती है बेटा खा लेता भाई, तभी दे ली है ना, खाना खा के। चलिए एंजाइम्स। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एन एग्जांपल इज द डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे भाई के बारे में बात करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। कईयों में नहीं होती है ना, सही है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स, कुपोषित। नहीं, अभी मैंने मनी भी तो बोला था, पोषित थोड़ी बोला, हम तो एक्स्ट्रा पोषित है। वही तो है ना, वो ज्यादा ग्लो हो रहा है यहाँ पे, हो ही नहीं रहा, हवा पानी पे चले। ओके चलो आओ भाई, appropriate molecules and ultimately production of energy. This process involves the sequence of reaction and all the reactions occur in body under very mild condition. This occurs with the help of certain biocatalyst called enzymes, right? Almost all the enzymes are globular proteins. Enzymes are very specific for a particular reaction and for particular substrate. They are generally named after the compound or class of compounds upon which they work. For example, enzymes that catalyzes hydrolysis of maltose into glucose is named as maltase. ठीक है, चैप्टर 5 स्ट्रक्चर, सॉरी, सरफेस केमिस्ट्री,
उसके अंदर बहुत सारी, वहां पे पूरा एंजाइम्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी गई है कि ये वाली चीज है, ये वाली चीज है, ये वाली चीज है। तो वहां पे बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो अभी चैप्टर नहीं है हमारे पास, मतलब सिलेबस में नहीं है, बट मैं करा दूंगा अभी जल्दी। ठीक है, ये इसी में ही पहले ऑर्गेनिक खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, वो 3-4 चैप्टर जो बचे हुए हैं उनको निपटा देंगे, छोटे छोटे चैप्टर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करने में हमें क्या यूज किया, माल्टेज। माल्टेज इज अ एंजाइम। क्लियर हो गया जी। उसके बाद sometime enzymes are also named after the reaction where they are used. For example, the enzyme which catalyze oxidation of one substrate with the simultaneous reduction of another substrate are named as oxidoreductase enzyme. ठीक है, कोई भी जो भी हमारा वहां पे चल रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उनको जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, एज यूज कर देंगे। जैसे माल्टोज था तो उसके लिए हमने माल्टेज यूज कर दिया था, डायस्टेज यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, उसे हमने बोल दिया ऑक्सीडो रिडक्टेज, राइट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ये मैं आपको चैप्टर 5 में करा दूंगा। वहां पे लॉक एंड की स्ट्रक्चर आता है, की लॉक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, वो वहां पे हम डिस्कस कर लें। एक जो एंजाइम है वो हाईली एफिशिएंट होता है, हाईली एफिशिएंट होता है, ठीक है जी। वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक एंजाइम मिलियंस ऑफ सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट था उन्हें प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया जी। तो ये होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं ताकि हमारी ऑप्टिमल ग्रोथ हो सके या हमारे ऑप्टिमल फंक्शन के लिए, ठीक है जी। इट has been observed that certain organic compounds are required in the small amount in a diet, but their deficiency causes specific disease. आपने उसमें फिजिकल एजुकेशन में आपने देखा होगा, वहां पे आपको ये चैप्टर दिया गया है, वहां पे दिया गया है कि ये वाला विटामिन इसका सोर्स ये वाला है और उसकी डेफिशिएंसी से ये चीजें हुई है। किताब सुनना है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना। आज खरीद देंगे सर। चलिए, deficiency causes specific disease. These compounds are called vitamins. Most of the vitamins cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them. ठीक है जी। इसी वजह से हमें बोला जाता है कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं ताकि हमें पूरा विटामिन्स मिल सके जो भी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी करके कोई भी डिजीज कर सकते हैं, ठीक है जी। Okay. Synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them. So they are considered as essential food factors. However, the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to various chemical classes, and it is difficult to define them on the basis of structure. They are generally regarded as organic compound required in our diet in small amount to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth. ठीक है जी, स्मॉल अमाउंट में चाहिए ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। बस ये पता होगा कि विटामिन्स क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल है वो हमें हर रोज खाने हैं, जो फैट सॉल्युबल है वो कभी कभी लेने हैं, ठीक है जी। Optimum health, growth and health of the organism. Vitamins are designated as alphabets A, B, C, D, E, K. ठीक है, excess of vitamin is also harmful and vitamin pills should not be taken without the advice of the doctor. देते हो ना? आपके बता दो। फिर भी जैसे कुछ Okay, the term vitamin was coined from the word vital amines. पहले क्या हुआ था भैया, जब हमने vitamins को स्टडी किया तो उसके अंदर क्या थे, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट थे, तो वाइटल अमाइन थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपाउंड्स हैड अमाइनो ग्रुप्स।
तो बट ये हर चीज में हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं था, तो इसके लिए इसका मतलब वाइटल अमाइन था, तो ई को हमने हटा दिया और उसे विटामिन रहने दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसमें आगे हमारे पास फैट सॉल्युबल कौन से हैं? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। बी और सी जो है दे आर वाटर सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हमें हर रोज लेने हैं। अभी पीछे कोरोना था तो घर वाले है ना लिम्स लेके आते थे, इतनी बिकी हैं वो कि भैया चलो ठीक है आप लोगों की इम्यूनिटी ठीक रहेगी, है ना। वो क्यों है? अभी भी चाहिए, वो हमें हर रोज खानी होनी चाहिए। विटामिन सी हमें हर रोज के लिए जरूरी है। विटामिन सी की गोलियां आती है ऑरेंज वाली, है ना। ठीक है। विटामिन बी, किसी का हाथ सो रहा है ना, बैठे बैठे हाथ सो जाते हैं, पैर सो जाते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल के लिए विटामिन बी की जरूरत है ना। और ए जो है वो हमारी आइज के लिए अच्छा होता है ना। चिकन में होता है, चिकन में बीट रेड होता है। मिर्च में। चलो देखते हैं। ओके, उसके बाद तो हमने दो तरीके से हमें क्लासिफाई कर दिया। तो विटामिन ए जो है वो फिश लिवर ऑयल में मिलेगा, कैरेट्स में मिलेगा, बटर में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा। ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? जीरोथैलेमीमिया, जीरोथैलेमीमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस होती है उससे। और विटामिन बी1, इसके नाम याद करने भैया। विटामिन बी1 के थायमिन, विटामिन बी2 के राइबोफ्लेविन, बी6 के पायरोडॉक्सिन, और विटामिन बी12 का नहीं लिखा है यहाँ पे। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी, ई, के। इनके भैया आपको सोर्सेज करने हैं और इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होएगी वो आपको लर्न करना। दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये यहाँ पे याद कर लेंगे तो आपको फिजिकल एजुकेशन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर आता है, वहां पे भी आता है इसमें। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको कराएंगे संजना बायो वाले में। ठीक है जी। तो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आ रहा है।